नमस्कार बच्चों, मैं सौरभ मिश्रा हिंदी कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में हमने बचपन इस पाठ का पहला भाग देखा था, उसको पढ़ा था, उसके वाक्यों को समझा था, शब्दार्थ जाने थे। आज हम लोग इसका दूसरा भाग देखेंगे। ठीक है। बचपन, लेखिका है कृष्णा सोबती और हम देखते हैं दूसरा भाग। चलिए शुरू करते हैं। शिमला में काफल भी बहुत याद आते हैं। काफल एक प्रकार का फल होता है। यहाँ चित्र आप देखें, ये चित्र जो है ये काफल का चित्र है। तो शिमला में काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे। कैसे स्वाद में होते हैं वो? खट्टे मीठे। कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी रस भरी, और कुछ गुलाबी होते हैं और एकदम रस भरी, रस से भरे हुए। अब यहाँ पे रस भरी और कसमल दो चीजों का जिक्र हुआ है। रस भरी ये है, ये रस भरी है। ठीक है। और कसमल, ये कसमल है। सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट, ये चेस्टनट है। चेस्टनट एक और गजब की चीज है। आग पर भुने जाते हैं और फिर छिलके उतारकर मुंह में। तो ये सारे जो पर्वतीय फल हैं एक तरह से, जो मिलते हैं शिमला में और पर्वतीय इलाकों में, ये सारा कुछ लेखिका को बहुत याद आते हैं। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया तो तब भी थी, वह अब भी नजर आती है। पुराने कागजों में बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। निरा मतलब बिल्कुल शुद्ध हाथ का कमाल। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से उतनी चौड़ी की चने आसानी से हथेली तक पर पहुंच जाएं। ठीक है। तो जो चने जोर गरम की पुड़िया है उसके बारे में लेखिका बताती है कि कैसे उसको कोनदार, मतलब नीचे कोन, जैसे आप आइसक्रीम कोन खाते हैं ना, वैसे ही नीचे की तरफ कोन और ऊपर ऊपर खुला हुआ। तो चने जोर गरम की जो पुड़िया होती थी वो ऐसे ही बनती थी। ठीक है। और ये कह रही पूरा निरा हाथ का कमाल। निरा का मतलब शुद्ध रूप से एकदम। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मजेदार, चना जोर गरम, उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। ठीक है। एक फिल्म में गाना आया था, चना जोर गरम बाबू में लाया मजेदार। ये उस जमाने एक फिल्म आई थी क्रांति, उस फिल्म में ये गाना था। तो आप इस गाने को चाहे तो आप इंटरनेट पे देख सकते हैं। तो ये गाना बच्चों में खूब मशहूर हुआ था, बच्चे इसको खूब गाते थे, सारे स्कूल के बच्चे इसको जानते थे। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते। तेज मसाला मतलब थोड़ा सा तीखापन, बुरकवाना मतलब छिड़कवाना। ठीक है। मतलब स्प्रेड कराना। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक एक पुड़िया चलती, एक एक दाना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। लेखिका अपने उस बचपन की बात को याद करते हुए कहती है कि जब हम गिरजा मैदान में जाते थे तो चना जोर गरम की पुड़िया लेते थे, पूरे मैदान का चक्कर लगाते थे, और एक एक जो उसका चना, अगर आप चना जोर गरम आपने खाया होगा तो आपको महसूस होगा। उसमें बनाते कैसे? पहले चने को बॉयल किया जाता है और बॉयल करके उस चने को चपटा कर दिया जाता है, फिर सुखाते हैं और फिर उसमें मसाला बुरक के खाते हैं, अच्छे से उसमें मसाला लगाते हैं। तो कह रही कि वो एकदम उस पापड़ी को, जो चने की पापड़ी है, चपटी की हुई पापड़ी, वो उसको एक मुंह में डालते और कदम उठाने का एक खास एक लय रफ्तार होती थी, मतलब एक अलग ही आनंद आता था लेखिका को। ठीक है। रफ्तार मतलब तेजी। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए हैं। छुटपन मतलब छोटेपन में, जब वो बच्ची थी तो शिमला रिज पर उन्होंने बहुत मजे किए, खूब आनंद लिया। घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता है। घोड़े की सवारी करना शिमला में जो भी बच्चे आ रहे हैं उनको इसका मौका मिल ही जाता है। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते हैं। लेखिका फिर कहती है कि कमतर मतलब कम, उनके बारे में कम विचार करते हैं। तो कहती है जाने क्यों, पता नहीं क्या भाव है कि हम घोड़ों को कमतर करके समझते हैं। उन पर हंसते थे। नलिहाल के घोड़े खूब हृष्टपुष्ट और खूबसूरत। उनकी बात फिर कभी। तो ननिहाल में जो घोड़े थे वो काफी हृष्टपुष्ट थे और खूबसूरत थे। लेकिन कहती है कि उसके बारे में बात अभी नहीं करूंगी, फिर कभी करूंगी, किसी और कहानी में, किसी और संस्मरण में। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च, चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। ठीक है। तो गिरजा मैदान की जो जिक्र मैंने आप किया, चर्च का जो ग्राउंड था, तो वहां पर और भी चीजें, रंग बिरंगे गुब्बारे मिलते थे, जाखू का पहाड़ दिखाई देता था, ऊंचा चर्च, खूब ऊंचा चर्च था,
चर्च की घंटियां बजती थी और दूर दूर तक उसकी गूंज फैलती थी। तो उनको ऐसा लगता था जैसे कि यह संगीत जो है, जो घंटियों का संगीत है, यह प्रभु यीशु को कुछ कह रही है, उनसे कुछ बता रही है। आगे, सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगीं। रिज पर की रौनक और माल दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। अब ये शिमला के उस दृश्य को बता रही है कि जब सूर्यास्त हो रहा है, यानी सूरज ढल रहा है। सूर्यास्त, सूर्य प्लस अस्त दो शब्दों से मिलकर बना है। यहाँ पे आप देखें, सूर्य प्लस अस्त, सूर्य मतलब सूरज और अस्त मतलब ढलना, सनसेट। तो सूरज ढल रहा है। अब आसमान में एक गुलाबी धारी, मतलब आप इसको समझें कि गुलाबी धारियां आसमान के ढलने पर हल्की हल्की पिंकिश हो जाता है आसमान, और जो दूर के पहाड़ है वो धीरे धीरे गहराने लगते हैं, मतलब काले होने लगते हैं, वो अब अंधेरे में खोने लगते हैं। बत्तियां टिमटिमाने लगती हैं, बत्तियां मतलब लाइट्स जलने लगती हैं, फिर देखते देखते सब लाइट्स जल जाती हैं। रिज की रौनक और माल की दुकानों की चमक के क्या कहने, मतलब वो जो देखने में लगता था, रिज की चमक और माल के दुकान जो रोशनी से जगमगा जाते थे, उसके कहने ही क्या, मतलब अद्भुत। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ का उभरता कोलाहल तो और ज्यादा अच्छा था। कोलाहल का मतलब होता है शोर। सर्वर, स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंभा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। तो स्कैंडल पॉइंट में एक दुकान थी जिसमें शिमला शोरूम में कालका ट्रेन का एक मॉडल रखा हुआ था। तो यहाँ पर उसने बताया कि क्या क्या उसमें था। पटरियां थी, डिब्बे थे, स्टेशन था, लाल छत की टीन वाला स्टेशन था, सुरंगें थी और सिग्नल भी था। ठीक है, आगे चलते हैं। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते थे। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। तो ये अपने आप में उस सदी में, आज के लगभग 40-50 साल पहले, एक अद्भुत दृश्य था कि जब भी हवाई जहाज आसमान में उड़ता था तो बच्चे उसको देखने के लिए बेतहाशा बाहर भागते थे और देखते थे, वहां देखो उड़ते हुए जा रहा है, वो देखो उड़ते हुए जा रहा है। तो बच्चों में एक बड़ा कुतूहल होता था, एक बहुत ही आश्चर्य और मतलब एक विस्मय का भाव होता था। ठीक है, उस जमाने में। आज के समय में तो आप लोग तो, बहुत से लोग रेल मतलब एरोप्लेन पे बैठे भी होंगे। ट्रेन में तो बात ही क्या है, ट्रेन में तो सभी लोग बैठ चुके होंगे, लेकिन बहुत लोग हवाई जहाज पे भी बैठे होंगे। लेकिन उस जमाने में, आज के 40-50 साल पहले, एरोप्लेन इतना आसान नहीं हुआ करता था। तो लेखिका वही कह रही है कि तेज रफ्तार के लिए हमारी ट्रेन ही सबसे ज्यादा थी और हवाई जहाज कभी कभी देखने को मिलते थे, वो भी दिल्ली में। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर। उनको ऐसा लगता है कि भारी भरकम बड़ा सा पक्षी जो है वो पंख फैलाकर के उड़ा जा रहा है। भारी भरकम मतलब खूब हैवी। यह देखो, और यह गायब। मतलब जो मैंने आपको भी बताया कि बच्चों में कौतूहल होता था, एक आश्चर्य होता था कि देखो देखो वो दिखाई दे रहा है, फिर अचानक से गायब हो गया। उसकी स्पीड इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहां मेरा पहला चश्मा बना था। वहां आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। ठीक है, तो ये जो गाड़ी की दुकान ऊपर बताया उसने, स्कैंडल मॉल के बगल में, उसके अलावा, ठीक है, स्कैंडल मॉल के बगल में जो दूसरी दुकान थी वो एक थी चश्मे का डॉक्टर का दुकान। वो लेखिका को नहीं भूलती। क्यों नहीं भूलती? क्योंकि पहली बार लेखिका को वहीं पे चश्मा अपने आंखों पे पहनने के लिए मिला था। ठीक है, शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगता था। मतलब अटपटा लगना का मतलब अनईजी, बिल्कुल अच्छा ना लगना। छोटे बड़े मेरे चचेरे छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है? इस उम्र में अनक, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो अनक उतर जाएगी। ठीक है, तो अब उस जमाने में तो ऐनक छोटे बच्चों में पहनना बहुत बड़ी बात होती है। ऐनक मतलब चश्मा, स्पेक्टिकल्स। ठीक है, तो उस 40-50 साल पहले छोटे बच्चों को तो चश्मा नहीं लगता था। बड़े लोग जो 40-45 साल से ऊपर होते थे उनको चश्मा लगता था। आज के समय में तो आप अपने क्लास में अगर देखें तो 7-8 बच्चे तो होंगे ही जिनको चश्मा पहनते होंगे। ठीक है, तो उस समय छोटे बच्चे चश्मा नहीं पहनते थे। तो जब लेखिका लोग चश्मा पहने देखते तो उनको बोलते, अरे इतनी छोटी उम्र में चश्मा लग गया, दूध पिया करो, आंख की रोशनी हो जाएगी। तो वो डॉक्टर जो उनको बात बताए,
डॉक्टर ने जो उनको बात बताई थी वो ही लोगों को दोहरा देती थी कि कुछ दिन में उतर जाएगी, कुछ दिन पहनने के बाद ये चश्मा उतर जाएगा। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। उस जमाने में डॉक्टर ने तो आश्वासन दिया था कि भाई हो जाएगा, उतर जाएगा, कुछ दिन पहनो, उसका चश्मा नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन लेखिका अब जब बूढ़ी हो चुकी है तब भी उसका चश्मा नहीं उतरा है। नंबर बस कम ही होता रहा। नंबर मतलब आप जानते हैं, नंबर यानी जो चश्मे का पावर होता है वो नंबर में काउंट होता है, माइनस प्लस। तो वो कम होता रहा लेकिन उतरा नहीं, खत्म नहीं हुआ। आगे, मैं अपने आप उसकी जिम्मेवार हूं। अब लेखिका इसकी जिम्मेदारी बताती कि मैं उसके लिए खुद जिम्मेदार हूं। जिम्मेवार या जिम्मेदार दोनों शब्द देखिए, है, जिम्मेवार या जिम्मेदार। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा? हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। ऊपर की ये बात उसने बड़ी अच्छी कही कि आप दिन की अच्छी रोशनी में काम छोड़ करके रात की रोशनी में पढ़ाई करेंगे और टेबल लैंप की रोशनी में पढ़ाई करेंगे, जहां पर रोशनी बहुत ही पहली बात तो आंखों को सुख देने वाली नहीं होती। अभी तो फिलहाल आपको रोशनी जो है सफेद रंग की मिलती है, लेकिन उस जमाने में सीएफएल या ट्यूबलाइट बहुत कम हुआ करते थे। सीएफएल तो होता ही नहीं था, ट्यूबलाइट होता था, वो भी बहुत कम। तो लोग पीली रोशनी में, बल्ब की रोशनी में पढ़ाई करते थे और रोशनी बहुत ही आंखों में चुभती थी। आज के समय में भी यही सलाह दी जाती है बच्चों को कि जितना हो सके वो दिन के समय में अपनी पढ़ाई पूरी कर ले। आवश्यकता हो अगर रात में पढ़ने की, और रात में अगर पढ़ना ही है तो रोशनी जो है उनके टेबल पे खूब प्रचुर मात्रा में अच्छे से होनी चाहिए, बिल्कुल रोशनी अच्छी होनी चाहिए, जिससे आंखों पर किसी प्रकार कोई स्ट्रेस ना पड़े। हमें ऐसा लगता है कि शायद आंखों से कोई परेशानी नहीं हो रही है, लेकिन वो धीरे धीरे करके हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। तो लेखिका वही कह रही है कि इसकी जिम्मेदार भी मैं ही हूं, क्योंकि मैं कम रोशनी में टेबल लैंप में पढ़ा करती थी, दिन में काम कम करती थी। तो एक चचेरे भाई ने उनको छेड़ा था, देखो देखो कैसी लग रही है, आंख पर चश्मा लगाया। अब देखो यहाँ पर लेखिका के चित्र है, उस पर उसने बड़ा सा चश्मा लगा रखा है, ठीक है, ये सनग्लास जैसा कुछ लग रहा है लेकिन इसमें भी पावर होगा। आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़के को मालूम सूरत बनी लंगूर की, ठीक है। तो उसके भाई ने, जो लेखिका के भाई हैं, वो बोलते हैं आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। एक उसने राइमिक वर्ड बना करके उसने बोला कि देखो आंख पर जो चश्मा लगाया है वो सूझे मतलब दिखाई देना, तो दूर की दिखाई दे, लेकिन इस लड़की को ऐसा नहीं पता है कि इसकी सूरत कैसी हो गई, लंगूर जैसी। लंगूर आपने देखा होगा, बंदर के जैसा ही होता है, थोड़ा उसका चेहरा ब्लैक सा होता है, वो मोचा सा, बड़ी सी पूंछ होती है, ठीक है। तो बोला कि इसकी सूरत कैसी हो गई जैसे लंगूर की। मैं खींची, खींचना जानते हैं आप, खूब ज्यादा गुस्सा होना, एकदम दांत पीस लेना ऐसा। तो मैं खींची कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा ना लगा। वो क्यों बुराया जा रहा है, लेकिन जो शेर उसने बोला उसको अच्छा लगा, लेखिका को अंदर से अच्छा लगा लेकिन उसको बुरा भी लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने आप को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही देखती रही। यहाँ पर वही बात तो कह रही कि जो भाई ने कहा था कि सूरत बनी लंगूर की, उस बात को मैं तस्दीक करने के लिए, उसको मतलब वेरीफाई करने के लिए मैं कमरे में गई। उनके चाय पी के जाने के बाद बार बार के बाद चश्मा निकाल रही हूँ, फिर पहन रही हूँ, फिर निकाल रही हूँ, फिर पहन रही हूँ। ऐसा सोचने का प्रयास कर, समझने का प्रयास कर रही हूँ कि क्या वाकई में मेरा चेहरा लंगूर जैसा दिख रहा है। आगे, सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ। ये अपने आप से वो बोल रही कि लंगूर की सूरत हो गई, नहीं नहीं, फिर हाँ हाँ, आपस में ही वो बात कर रही, कभी हाँ हाँ कभी नहीं नहीं। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा, कुछ अजीब लगा, अजीब भी और मजाकिया भी। तो मैंने अपने छोटे भाई का एक टोपा था, टोपी टाइप का, उसको अपने सर पे रखा और कभी अच्छा नहीं लगा, अजीब सा लगा और मजाकिया भी, ठीक है। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। तब की बात थी कि बहुत बुरा लगता था, अटपटा लगता था, लेकिन अब क्या है, चेहरे का अंग हो गया है। चश्मा जो है मेरे चेहरे का एक अंग हो गया है, घुल मिल गया है। जब कभी उतारा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है, तो जब चश्मा चेहरे से उतार देती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे चेहरे पे कुछ है ही नहीं, कुछ खाली खाली सा है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ।
मैंने कई रंगों की जमा कर ली है। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ। तो यहाँ पर वो कह रही कि अब मुझे टोपी लगाना पसंद है, मैंने कई रंगों की, अपने ड्रेस के हिसाब से मैंने कई रंगों की टोपी जमा कर ली है। तो कहाँ दुपट्टे का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुभीते। यहाँ पे 3 शब्द का प्रयोग हुआ है, सहज, सहल और सुभीते। ये तीनों शब्द जो हैं ये आसानी, इजीनेस के लिए प्रयोग किए गए हैं। हिमाचल की टोपियाँ, ठीक है। तो इस तरह से ये आज का ये पाठ समाप्त होता है। आइए अब गृह कार्य देख लेते हैं। गृह कार्य क्या है? जो बचपन की तस्वीर, अच्छा यहाँ पे देखिए ये गलत है, वह चिड़िया जो गलती से आ गया यहाँ पे, इसको आप ध्यान ना देंगे। गृह कार्य, अपने बचपन की तस्वीर अपनी अभ्यास पुस्तिका में चिपकाइए और अपने बचपन के बारे में लिखिए। अभी आपकी हालांकि बचपन ही है, आप लोग 10-11 साल के हैं, लेकिन फिर भी इससे बचपन का आप 4-5 साल के समय के तस्वीर आप अपने उत्तर पुस्तिका में चिपकाइएगा और उसके बारे में लिखिएगा कि आप उस समय कैसे लगते थे, आप क्या करते थे, आपको क्या करना पसंद था, आपके माता पिता आपको उस समय किस तरह से पुकारते थे, दुलार करते थे, पुचकारते थे। इस बारे में क्या करेंगे आप 8 से 10 वाक्य लिखेंगे अपने माता पिता से जानकारी इकट्ठा करके, ठीक है। तो ये आपका आज का गृह कार्य रहा। इसका जो प्रश्न अभ्यास है आपको गूगल क्लासरूम में मिलेगा, इसके लिए वीडियो लेक्चर नहीं आएगा, आपको गूगल क्लासरूम में इसलिए जुड़ना है। तो इसका जो अभ्यास कार्य है उसको भी आज मैं गूगल क्लासरूम में दे दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं फिर अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।